नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कहानी शर्लॉक होम्स दी फाइनल प्रॉब्लम। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। लंदन की उन धुंधली गलियों में जहां हर मोड़ एक रहस्य को और हर छाया किसी गहरे संदेह को जन्म देती है, वहीं मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया है। मेरे लिए अपराध महज एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि एक ऐसी पेचीदा पहेली है जिसे सुलझाना मुझे न केवल बौद्धिक आनंद देता है, बल्कि एक विचित्र सी मानसिक शांति भी प्रदान करता है। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। हवा में वो ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की देन नहीं थी, ये उस अनकहे खतरे की चेतावनी थी जिसे मैं अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। मैं अपने कमरे में 221 बी बेकर स्ट्रीट पर बैठा था, मेज पर झुका हुआ, अपनी पुरानी पाइप से धुएं के छल्ले बनाते हुए विचारों को क्रम में लाने की कोशिश कर रहा था। पास ही मेरा पुराना मित्र और विश्वास पात्र सहयोगी डॉक्टर जॉन वाटसन चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। उसकी भौहें कभी कभार सिकुड़ती, शायद कोई खबर उसका ध्यान खींच रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे मन में एक ही नाम लगातार गूंज रहा था, प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी। वो नाम मेरे लिए नया नहीं था। बीते कई महीनों से मैं उसके अंधेरे साम्राज्य की परतें उधेड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कोई आम अपराधी नहीं था, वो एक गणितज्ञ था, एक दार्शनिक और अपराध की दुनिया का एक ऐसा शातिर मास्टरमाइंड जिसकी बुद्धि मेरे लिए भी एक चुनौती थी। उसका अपराध जाल लंदन की गलियों से लेकर पूरे यूरोप में फैला हुआ था। चोरी, हत्या, ब्लैकमेल, हर संगीन अपराध के पीछे कहीं न कहीं उसकी परछाई मौजूद रहती थी, और फिर भी एक भी सबूत नहीं। वो इतना चतुर था कि खुद को हमेशा पर्दे के पीछे रखता, अपने हाथ कभी गंदे नहीं करता। मैंने बीते 3 महीनों में उसकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी। मेरे पास एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैंने उसके हर कदम, हर चाल को नोट किया है। मैंने उसे समझने की भरसक कोशिश की है, लेकिन जितना मैं उसके करीब जाता वो उतना ही मेरी पहुंच से बाहर होता जाता। अब मुझे एहसास हो चुका था कि ये खेल अब केवल एक केस नहीं रहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। वाटसन, मैंने धीरे से कहा, अपनी पाइप को मेज पर रखते हुए। उसने अखबार से नजर उठाई और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही गहरी जिज्ञासा चमक रही थी। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। क्या बात है होम्स? उसने पूछा, अखबार को मोड़कर एक ओर रखते हुए। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान नहीं वाटसन, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, सतर्क। मैं पिछले कुछ समय से एक ऐसे दुश्मन से जूझ रहा हूं जो शायद मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वाटसन की आंखें हैरानी से फैल गई। कौन है वो? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी। मैंने कहा, और उसका नाम मेरे मुंह से निकलते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मोरियार्टी? वाटसन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वो गणितज्ञ। मुझे याद है, आपने उसका जिक्र पहले भी किया था, लेकिन वो तो एक सम्मानित प्रोफेसर है। हाँ वाटसन, यही उसकी ताकत है। वो बाहर से एक सम्मानित व्यक्ति दिखता है, लेकिन भीतर से वो अपराध का एक ऐसा मकड़जाल बुनता है जिसे कोई आम इंसान समझ भी नहीं सकता। मैं उठा और खिड़की के पास चला गया। बाहर सड़क पर कोहरे की एक मोटी परत छाई हुई थी, और अब वो मेरे पीछे है। आपके पीछे? वाटसन की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उसके साम्राज्य को चुनौती दी है, मैंने कहा, खिड़की से नजर हटाए बिना। मैंने उसके जाल को काटना शुरू कर दिया है, उसके कई गुंडों को जेल भिजवाया है, और अब वो जानता है कि अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो मैं हूं। वाटसन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, होम्स, अगर वो इतना खतरनाक है तो आपको सावधान रहना चाहिए। सावधान?
मैंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वाटसन, सावधानी अब मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। वो मेरे पीछे पड़ चुका है और ये खेल अब खत्म होने तक रुकेगा नहीं। उसी रात मैंने फैसला किया कि मुझे वाटसन को और अधिक खतरे में नहीं डालना चाहिए। मैं जानता था कि मोरियार्टी के गुंडे मेरे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। मेरे घर के बाहर सड़क पर खड़े हुए अजनबी चेहरे जो हर रात बदल जाते थे, मुझे बता रहे थे कि समय कम है, मुझे लंदन छोड़ना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोरियार्टी से एक बार आमने सामने मिलना था। अगले दिन सुबह मैं अपने कमरे में कुछ जरूरी कागजात इकट्ठा कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसने एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया और बिना कुछ कहे चला गया। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा नोट था जिस पर लिखा था, शाम 6 बजे स्टैंड पर अकेले आना। जे.एम. मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा। ये मोरियार्टी था। वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं जानता था कि ये एक जाल हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मुझे उसे रोकना था तो मुझे उसका सामना करना ही होगा। शाम को मैंने अपना कोट पहना, अपनी रिवॉल्वर जेब में डाली और स्टैंड की ओर चल पड़ा। कोहरा और घना हो चुका था। सड़क पर लोग कम थे और हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं उस जगह पहुंचा जहां मोरियार्टी मुझसे मिलना चाहता था। एक पुरानी सुनसान इमारत के सामने तभी कोहरे के बीच से एक लंबी पतली आकृति उभरी। उसका चेहरा ठंडा और भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे बता रही थी कि ये वही शख्स है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मिस्टर होम्स, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आखिरकार हम मिले। प्रोफेसर मोरियार्टी, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। मुझे लगता है कि ये मुलाकात लंबे समय से बाकी थी। उसने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक शिकारी की क्रूरता थी। आपने मेरे लिए बहुत परेशानी खड़ी की है होम्स, लेकिन अब ये सब खत्म होने का समय आ गया है। उसके शब्दों में एक वादा था, एक खतरनाक वादा। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये मुलाकात मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। मैं उस सुनसान सड़क पर खड़ा था, कोहरे की चादर के बीच, और मेरे सामने प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी की ठंडी भावहीन आकृति थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती थी। वो एक शिकारी था और मैं उसका शिकार। लेकिन मैं शर्लॉक होम्स हूं। मैंने कभी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और आज भी ऐसा नहीं होने वाला था। आपने बहुत दूर तक खेल लिया होम्स, उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी शांति लिए हुए। लेकिन हर खेल का अंत होता है और यहां आपकी चालें खत्म हो चुकी है। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए। उसका लंबा पतला शरीर हल्के से झुका हुआ था, जैसे कोई पुराना प्रोफेसर अपनी किताबों के बीच खड़ा हो। लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ ऐसा था जो मुझे बता रहा था कि वो किताबों का कीड़ा नहीं, बल्कि एक जहरीला सांप था जो किसी भी पल हमला कर सकता था। खेल खत्म नहीं हुआ प्रोफेसर, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर रखते हुए। जब तक शतरंज की बिसात पर एक भी मोहरा बचा है, तब तक खेल जारी रहता है और मैं अभी भी खड़ा हूं। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे मेरे शब्दों पर विचार कर रहा हो। फिर उसके होठों पर एक पतली क्रूर मुस्कान उभरी। आपकी ये जिद ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है होम्स। आप सोचते हैं कि आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि मेरा साम्राज्य कितना विशाल है। आपने कुछ प्यादों को हटाया है, लेकिन राजा अभी भी बचा हुआ है, और वो राजा आप है। मैंने कहा, उसकी बात को पूरा करते हुए। लेकिन हर राजा को एक दिन अपने तख्त से उतरना पड़ता है मोरियार्टी।
और मैं वही हूं जो आपको वहां तक ले जाएगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें संकुचित हो गई और एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझ पर झपट पड़ेगा, लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर रहा। आप बहुत आत्मविश्वास में हैं, होम्स, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपकी ये जिद आपके दोस्तों को कितने खतरे में डाल रही है? डॉक्टर वाटसन, मिसेस हडसन, क्या होगा अगर मेरा अगला निशाना वे बने? उसके शब्द मेरे सीने में एक ठंडी सुई की तरह चुभे। वाटसन का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में उसका चेहरा उभर आया, वो सौम्य भरोसेमंद चेहरा जो मेरे हर खतरनाक साहस में मेरे साथ खड़ा रहा था। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, लेकिन भीतर से एक आग भड़क उठी। आप उन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज में एक धमकी साफ झलक रही थी। मोरियार्टी हल्के से हंसा, धमकिया, होम्स, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन चिंता ना करें, मेरा लक्ष्य केवल आप है। अगर आप अभी इस खेल से हट जाते हैं तो शायद आपके दोस्त सुरक्षित रहें। हट जाऊं? मैंने उसकी ओर एक कड़ी नजर डालते हुए कहा, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं मोरियार्टी, मैं पीछे नहीं हटता। तो फिर तैयार रहिए, उसने कहा, अपनी जेब से एक छोटा सा घड़ी निकालते हुए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने अपने लोगों को आपके पीछे लगा दिया है। आप चाहे जितना भाग ले, जितना छिप ले, वे आपको ढूंढ लेंगे, और जब वे आपको ढूंढ लेंगे तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। उसके शब्दों में एक अंतिमता थी जो मुझे हिला गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। हम देखेंगे प्रोफेसर, मैंने कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने घड़ी को वापस जेब में डाला और कोहरे में पीछे हट गया। अलविदा होम्स, उसकी आवाज धीरे धीरे गायब होती गई। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये आपकी आखिरी मुलाकात होगी। और फिर वो कोहरे में खो गया, जैसे कोई भूत जो अचानक गायब हो जाए। मैं कुछ पल तक वही खड़ा रहा, डॉट, अपने चारों ओर की खामोशी को सुनते हुए। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। मोरियार्टी ने अपनी चाल चल दी थी, अब मेरी बारी थी। मैं तेजी से बेकर स्ट्रीट की ओर लौटा। रास्ते में हर छाया, हर आहट मुझे चौकना कर रही थी। मुझे पता था कि मोरियार्टी के गुंडे मेरे पीछे हैं। मुझे यह भी पता था कि अगर मैं लंदन में रुका तो ना केवल मैं, बल्कि वाटसन और मिसेस हडसन भी खतरे में पड़ जाएंगे। मुझे यहां से जाना होगा। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वाटसन अभी भी वही था, अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ। उसने मुझे देखते ही उठकर पूछा, होम्स, आप कहाँ गए थे? आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? वाटसन, मैंने कहा, अपनी सांस को नियंत्रित करते हुए, हमें बात करनी है, लेकिन पहले मुझे कुछ तैयारियां करनी है। मैंने अपनी मेज से कुछ कागजात उठाए, वे नोट्स जो मैंने मोरियार्टी के अपराधों के बारे में लिखे थे। मैंने उन्हें एक लिफाफे में डाला और वाटसन की ओर बढ़ाया, इसे संभाल कर रखें। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसे स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुंचाएं। होम्स, आप क्या कह रहे हैं? वाटसन ने लिफाफा लेते हुए चिंतित स्वर में पूछा, आपको कुछ हो जाता है? ये सब क्या चल रहा है? मैंने एक गहरी सांस ली और उसे सब कुछ बताया। मोरियार्टी से मेरी मुलाकात, उसकी धमकी, और ये कि अब मेरा जीवन खतरे में है। वाटसन की आंखें चौड़ी होती गई और जब मैंने बोलना खत्म किया तो वो कुछ पल तक चुप रहा। होम्स, उसने आखिरकार कहा, आपको अकेले ये सब नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। नहीं वाटसन, मैंने सख्ती से कहा, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। ये मेरा युद्ध है और मैं इसे अकेले लड़ूंगा, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे यहां से निकलना होगा आज रात ही। कहां? उसने पूछा। महाद्वीप की ओर। मैंने कहा, मुझे लंदन छोड़ना होगा। मोरियार्टी के लोग मेरे पीछे हैं और अगर मैं यहां रुका तो वे मुझे ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर मैं भागा तो शायद मैं उन्हें अपने पीछे खींच सकूं और आपको सुरक्षित रख सकूं। वाटसन कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया।
कोई बहस नहीं वाटसन, मेरे पास समय नहीं है। मुझे आप पर भरोसा है। कल सुबह आप यहां से निकले और मेरे भाई माइक्रोफ्ट से मिले। उसे सब कुछ बताएं, वो जानता होगा कि क्या करना है। उस रात मैंने अपना छोटा सा बैग तैयार किया, कुछ कपड़े, मेरी रिवॉल्वर और कुछ जरूरी कागजात। मिसेस हडसन को बिना कुछ बताए मैं रात के अंधेरे में निकल पड़ा। कोहरे ने मुझे अपने आगोश में ले लिया और मैंने पीछे मुड़कर 221 बी को एक आखिरी बार देखा। मुझे नहीं पता था कि मैं यहां लौट पाऊंगा या नहीं। मैं विक्टोरिया स्टेशन की ओर बढ़ा। वहां से मैंने यूरोप के लिए पहली ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन के पास पहुंचा, मुझे एक आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोहरे में 2 छायाएं मेरे पीछे चल रही थी। मोरियार्टी के लोग। मैंने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन वे भी तेज हो गए। स्टेशन के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और उसमें से एक तीसरा शख्स उतरा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और एक अंधेरी गली की ओर दौड़ा। ये खेल अब शुरू हो चुका था और मुझे पता था कि ये मेरे जीवन का सबसे खतरनाक खेल होने वाला था। मैं उस अंधेरी गली में दौड़ रहा था। मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी और मेरे पीछे मोरियार्टी के गुर्गों की आहटें तेज होती जा रही थी। लंदन का कोहरा मेरे लिए एक आश्रय था, लेकिन साथ ही एक जाल भी। हर छाया में खतरा छिपा हो सकता था। हर कोने के पीछे कोई दुश्मन। मेरे दिमाग में एक ही विचार बार बार गूंज रहा था, मुझे विक्टोरिया स्टेशन तक पहुंचना होगा और वहां से निकलना होगा। अगर मैं यहां रुका तो ये मेरी आखिरी रात होगी। मैंने अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की। मेरे पैर तेजी से जमीन पर पड़ रहे थे और मेरे कोट की जेब में रिवॉल्वर का वजन मुझे हर कदम पर याद दिला रहा था कि ये खेल अब जानलेवा हो चुका है। गली के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, शायद कोई लाल लैंप थी। मैं उस ओर बढ़ा, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक तेज आवाज आई, वहां है वो। एक कर्कश आवाज चिल्लाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोहरे के बीच 3 आकृतियां साफ दिख रही थी। वे तेजी से मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरे पास अब सोचने का समय नहीं था। मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और हवा में एक गोली चलाई। गूंज इतनी तेज थी कि आसपास की खामोशी टूट गई। मैंने सुना कि वे एक पल के लिए रुक गए। शायद मेरी गोली ने उन्हें चौंकाया हो। यह मेरा मौका था। मैं तेजी से गली से बाहर निकला और एक व्यस्त सड़क पर पहुंचा। वहां कुछ लोग अभी भी मौजूद थे, रात के मजदूर, देर से लौटने वाले राहगीर। मैंने अपना कोट ठीक किया, रिवॉल्वर जेब में छिपाई और भीड़ में घुलने की कोशिश की। मेरे पीछे की आहटें अब धीमी हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि वे मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। विक्टोरिया स्टेशन अब ज्यादा दूर नहीं था। मैंने अपनी चाल तेज की, लेकिन हर कदम पर सावधानी बरती। मैं जानता था कि मोरियार्टी का जाल कितना बड़ा है। उसके लोग कहीं भी हो सकते हैं, स्टेशन पर, ट्रेन में, यहां तक कि मेरे साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के बीच भी। मुझे हर किसी पर शक था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां का माहौल मेरे लिए एक राहत था। भीड़, शोर, ट्रेनों की सीटियां, ये सब मेरे लिए एक ढाल की तरह था। मैंने टिकट काउंटर की ओर देखा। मुझे यूरोप के लिए पहली ट्रेन लेनी थी। मैंने अपने लिए एक टिकट खरीदा कैंटरबरी के लिए, जो वहां से फ्रांस की ओर जाने वाली नाव से जुड़ता था। लेकिन मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि मेरी हर हरकत पर किसी की नजर न पड़े। ट्रेन में चढ़ते वक्त मैंने एक बार फिर पीछे देखा। कोहरे में कोई साफ आकृति नहीं दिख रही थी, लेकिन मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी सीट ली और खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और मेरे साथ ही मेरा तनाव भी थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ट्रेन के डिब्बे में एक शख्स मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठा। उसका चेहरा साधारण था, एक मध्यम आयु का आदमी, सस्ता सूट पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग। लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक चमक थी
जो मुझे परिचित लगी। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग चेतावनी दे रहा था। क्या ये मोरियार्टी का आदमी था? मैंने अपनी नजरें खिड़की की ओर रखी, लेकिन अपनी परिधीय दृष्टि से उस पर नजर रखी। उसने अपना बैग खोला और एक अखबार निकाला। वो उसे पढ़ने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसकी नजरें बार बार मुझ पर उठ रही थी। मैंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर को हल्के से छुआ। ये मुझे एक अजीब सी ताकत दे रहा था। कैंटरबरी पहुंचने से पहले मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। अगर मोरियार्टी के लोग मेरे पीछे हैं, तो वे जानते होंगे कि मैं फ्रांस की ओर जा रहा हूं। मुझे उन्हें गुमराह करना होगा। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, मैं तेजी से उठा और बाहर निकल गया। वो शख्स मेरे पीछे नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन था कि उसने मुझे देखा था। मैंने स्टेशन से बाहर निकलते ही एक दूसरी ट्रेन पकड़ी, इस बार वापस लंदन की ओर। ये एक जोखिम था, लेकिन जरूरी था। मैं जानता था कि मोरियार्टी के लोग मेरे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। अगर मैं उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दूं कि मैं लंदन में ही हूं, तो शायद वे मेरे असली इरादे को न समझ पाए। लंदन पहुंचकर मैंने अपने भाई माइक्रॉफ्ट को एक संदेश भेजा। माइक्रॉफ्ट वो मेरे परिवार का एकमात्र सदस्य था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। वो सरकार में ऊंचे पद पर था और उसकी बुद्धि मुझसे भी तेज थी। मैंने उसे लिखा कि मैं खतरे में हूं और मुझे उसकी मदद चाहिए। उस रात मैं माइक्रॉफ्ट के घर पहुंचा। उसने मुझे देखते ही कहा, शर्लॉक, तुमने इस बार बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। मुझे पता है, मैंने कहा उसकी ओर देखते हुए, लेकिन यह खतरा मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे लंदन के लिए है। मोरियार्टी को रोकना होगा। माइक्रॉफ्ट ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक नाव का इंतजाम करूंगा फ्रांस के लिए। वहां से तुम स्विट्जरलैंड जा सकते हो। स्विट्जरलैंड? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, उसने कहा, वहां की पहाड़ियां तुम्हें छिपने का मौका देंगी, और अगर मोरियार्टी तुम्हारे पीछे आया तो कम से कम तुम्हारे पास लड़ने का मौका होगा। मैंने उसकी बात पर विचार किया। ये एक अच्छी योजना थी। मैंने हामी भरी और अगली सुबह मैं एक नाव पर सवार था जो मुझे फ्रांस की ओर ले जा रही थी। समुद्र की लहरें मेरे सामने नाच रही थी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी लंदन में था, वाटसन के पास, मिसेस हडसन के पास और उस खतरे के पास जो मेरे पीछे लगा हुआ था। फ्रांस पहुंचने के बाद मैंने ट्रेन बदल बदल कर अपना रास्ता बनाया। मैं हर स्टेशन पर सावधान रहता था, हर अजनबी चेहरे को देखता, हर आहट को सुनता। मुझे पता था कि मोरियार्टी का जाल यूरोप तक फैला हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं उससे एक कदम आगे हूं। कम से कम अभी के लिए। कई दिनों की यात्रा के बाद मैं स्विट्जरलैंड की सीमा पर पहुंचा। वहां की ठंडी हवा और ऊंचे पहाड़ मेरे लिए एक नई चुनौती थे। मैंने एक छोटे से गांव में रुकने का फैसला किया, म्यूरिन, एक शांत जगह जो रायनबाग फॉल्स के पास थी। मैंने सोचा कि यहां शायद मुझे कुछ शांति मिलेगी, लेकिन वो शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक सुबह जब मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था, मुझे एक आकृति दिखी। वो दूर थी, लेकिन उसकी चाल मुझे परिचित लगी। मैंने अपनी दूरबीन निकाली और उसे देखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी लंबी पतली काया और ठंडी मुद्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये मोरियार्टी था। वो मुझे ढूंढ चुका था। मैंने अपनी रिवॉल्वर जांची और अपने बैग को तैयार किया। ये खेल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और मुझे पता था कि अगली मुलाकात मेरे जीवन की सबसे खतरनाक मुलाकात होने वाली थी। मैं उस छोटे से गांव म्यूरिन में अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था और मेरी दूरबीन के लेंस में प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी की धुंधली आकृति साफ हो रही थी। स्विट्जरलैंड की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक आग जल रही थी, खतरे की आग, चुनौती की आग,
वो यहाँ था। उसने मुझे ढूंढ लिया था। मैं जानता था कि ये पल आना ही था, लेकिन जब ये सचमुच मेरे सामने आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने दूरबीन नीचे रखी और अपने रिवॉल्वर को जांचा। गोलियां भरी हुई थी और उसका ट्रिगर मेरे लिए एक पुराने दोस्त की तरह परिचित था। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और कमरे से बाहर निकलने की तैयारी की। म्यूरिन की शांत गलियां अब मेरे लिए सुरक्षित नहीं थी। मोरियार्टी यहां था और जहां वो था वहां खतरा अपने चरम पर होता था। मैंने गांव के उस छोटे से सराय के मालिक को कुछ सिक्के दिए और बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप निकल गया। मेरे दिमाग में एक ही योजना थी, मुझे राइकेनबाख फॉल्स की ओर जाना होगा। वो जगह जो अपने विशाल झरने और खतरनाक चट्टानों के लिए जानी जाती है, मेरे लिए एक आखिरी मौका हो सकती थी। अगर मुझे मोरियार्टी को हराना है तो मुझे उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां उसका जाल मेरे खिलाफ काम न कर सके। मैं गांव से बाहर निकला और पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ा। हवा में नमी थी और दूर से झरने की गर्जना मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैं हर कदम पर सावधान था। मेरी नजरें हर पेड़, हर चट्टान के पीछे कुछ ढूंढ रही थी। मैं जानता था कि मोरियार्टी अकेले नहीं होगा, उसके गुंडे कहीं न कहीं छिपे होंगे, लेकिन आज मुझे सिर्फ उसे निपटाना था। रास्ते में मैंने एक ऊंची चट्टान के पास रुककर अपने चारों ओर देखा। नीचे घाटी में राइकेनबाख फॉल्स की धारा चमक रही थी। पानी की तेज गति और उसकी गर्जना मेरे लिए एक अजीब सा संगीत थी। मैंने सोचा, अगर ये मेरी आखिरी लड़ाई होने वाली है तो इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। यहां प्रकृति मेरे साथ होगी या शायद मेरे खिलाफ। मैं आगे बढ़ा और कुछ देर बाद मुझे एक संकरी पगडंडी दिखाई दी जो झरने के करीब ले जाती थी। वहां एक छोटा सा रास्ता था जो चट्टानों के बीच से गुजरता था। मैंने उस रास्ते को चुना। मेरे जूते गीली मिट्टी में फिसल रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मेरे दिमाग में वाटसन का चेहरा बार बार आ रहा था। मैंने उसे एक पत्र लिखने का फैसला किया। अगर मैं यहां से जिंदा नहीं लौटा तो उसे कम से कम सच पता होना चाहिए। मैंने एक चट्टान के पास रुककर अपना बैग खोला और एक कागज निकाला। मेरी उंगलियां ठंड से कांप रही थी, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया। प्रिय वाटसन, जब आप ये पढ़ेंगे तो शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। मैं राइकेनबाख फॉल्स पर हूं और यहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर मोरियार्टी से होने वाली है। वो मेरे पीछे है और मैं जानता हूं कि ये हमारा आखिरी मुकाबला होगा। मैंने आपको खतरे से दूर रखने की हर कोशिश की, लेकिन अगर मैं हारा तो मेरे भाई माइक्रॉफ्ट को ये सब बताइए। मेरे कागजात स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुंचाइए। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। वाटसन, मुझे आप पर गर्व है। शर्लॉक होम्स। मैंने कागज को मोड़ा और अपने बैग में रख दिया। अगर मैं मर गया तो शायद कोई इसे वाटसन तक पहुंचा देगा। मैंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। झरने की गर्जना अब और तेज हो गई थी। मैं उस संकरे रास्ते पर पहुंच चुका था जहां चट्टानों के बीच एक छोटा सा किनारा था। यहां से नीचे गहरी खाई थी और ऊपर आसमान की ओर ऊंची चट्टानें। ये एकदम सही जगह थी, या शायद सबसे खतरनाक। तभी मुझे एक आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच एक लंबी पतली आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वो जानता हो कि मेरा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसकी ओर देखा। मोरियार्टी, मैंने धीरे से कहा, अपनी आवाज को झरने की गर्जना के ऊपर उठाते हुए। वो मेरे सामने रुक गया। उसका चेहरा ठंडा था, लेकिन उसकी आंखों में वही शिकारी की चमक थी जो मैंने लंदन में देखी थी। होम्स, उसने कहा अपनी आवाज में एक अजीब सी शांति लिए हुए, आपने बहुत दूर तक भागने की कोशिश की, लेकिन अब यहां कोई नहीं है जो आपको बचा सके। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया, अपने रिवॉल्वर को स्थिर रखते हुए। मैं यहां
आपके लिए आया हूं। उसने हल्के से मुस्कुराया। आपकी ये जिद आपको यहां तक ले आई है, लेकिन अब ये खत्म होगा। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी बातों में एक आत्मविश्वास था, लेकिन मैं जानता था कि वो भी इंसान है। उसके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे उसकी चालाकी पर भरोसा नहीं था। आपके गुंडे कहाँ हैं? मैंने पूछा। गुंडे? उसने हंसते हुए कहा, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। ये हमारा खेल है होम्स, सिर्फ आप और मैं। उसके शब्दों ने मुझे चौंकाया। क्या वह सच कह रहा था या ये उसकी कोई नई चाल थी? मैंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई और नहीं दिख रहा था। सिर्फ हम दोनों थे, दो बुद्धिजीवी, दो शत्रु, एक संकरे रास्ते पर जहां से नीचे मौत इंतजार कर रही थी। आपने बहुत कुछ बर्बाद किया है होम्स, उसने कहा एक कदम आगे बढ़ते हुए। मेरा साम्राज्य, मेरी योजनाएं, सब कुछ, लेकिन अब मैं इसे खत्म करूंगा। मैंने अपनी रिवॉल्वर उसकी ओर तानी। एक कदम और मोरियार्टी, और ये आपका आखिरी कदम होगा। वो रुक गया, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं गई। आप मुझे गोली मार देंगे? ये आपके तरीके से नहीं है होम्स। आप कानून के आदमी हैं, कानून यहाँ नहीं है। मैंने कहा, यहाँ सिर्फ हम हैं। उसने एक पल के लिए मेरी ओर देखा, जैसे मेरे शब्दों का वजन समझ रहा हो। फिर उसने कहा, तो फिर ये एक सम्मान की लड़ाई होगी। कोई हथियार नहीं, सिर्फ हमारी बुद्धि और हमारी ताकत। मैंने उसकी बात पर विचार किया। अगर मैं उसे गोली मार देता तो ये सब खत्म हो जाता, लेकिन वो सही था। ये मेरे तरीके से नहीं था। मैंने अपनी रिवॉल्वर नीचे की और उसे जेब में डाल दिया। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं होंगे। उसकी आंखों में एक चमक उभरी। मुझे इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी। और फिर बिना किसी चेतावनी के वो मुझ पर झपटा। उसकी गति मेरी सोच से कहीं तेज थी। मैंने खुद को संभाला और उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों उस संकरे रास्ते पर एक दूसरे से भिड़ गए। नीचे झरना गरज रहा था और ऊपर चट्टानें हमें देख रही थी। ये हमारा आखिरी मुकाबला था और मैं जानता था कि यहाँ से सिर्फ एक ही जिंदा लौटेगा। मैं उस संकरे रास्ते पर प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी के साथ उलझा हुआ था। राइकेनबाग फॉल्स की गर्जना मेरे कानों में गूंज रही थी और नीचे गहरी खाई में पानी की तेज धारा मुझे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसकी आंखों में एक जुनून था जो मुझे बता रहा था कि वो इस लड़ाई को अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। लेकिन मैं शर्लॉक होम्स हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी और आज भी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने मेरे कंधे को जोर से पकड़ा और मुझे चट्टान की ओर धकेलने की कोशिश की। मैंने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया और उसका हाथ मोड़ दिया। उसकी सांसें तेज थी और उसका चेहरा पसीने से तर, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी बनी हुई थी, एक ठंडी, क्रूर मुस्कान। आप हार चुके हैं होम्स, उसने हाँफते हुए कहा। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, रास्ता हमेशा होता है। मैंने जवाब दिया अपनी सारी ताकत लगाकर, उसे पीछे धकेलते हुए। आपके लिए भी। मोरियार्टी सीधा नीचे। मेरे शब्दों ने उसे एक पल के लिए चौंकाया और मैंने उस मौके का फायदा उठाया। मैंने उसकी बाह को जोर से मोड़ा और उसे अपने से दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार था। उसने मेरे कोट को पकड़ लिया और मुझे अपने साथ खींचने की कोशिश की। हम दोनों उस संकरे किनारे पर डगमगा रहे थे जहां से नीचे सिर्फ मौत थी। मैंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये शारीरिक ताकत के साथ साथ बुद्धि का खेल भी था। मैंने अपने पुराने प्रशिक्षण को याद किया, बॉक्सिंग, बार्टित्सु और जापानी कुश्ती कला जो मैंने सालों पहले सीखी थी। मैंने अपनी स्थिति बदली, अपने शरीर का वजन नीचे किया और उसकी पकड़ को ढीला करने के लिए एक तेज झटका दिया। वो एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में एक पागलपन था। अगर मैं जाऊंगा तो आप भी मेरे साथ जाएंगे, उसने दांत पीसते हुए कहा। हम देखेंगे, मैंने कहा और फिर एक आखिरी कोशिश की। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे अपने से दूर धकेला। उसका पैर पिछला और वो किनारे की ओर लुढ़क गया, लेकिन आखिरी पल में
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी उसके साथ खिंच गया। हम दोनों किनारे पर लटक रहे थे। मेरे हाथ चट्टान को पकड़े हुए थे और उसका शरीर हवा में झूल रहा था। नीचे झरने की गर्जना और तेज हो गई थी, जैसे वो हमें बुला रही हो। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी संतुष्टि। ये खत्म हुआ, होम्स, उसने धीरे से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया, आपके लिए। और फिर मैंने अपनी दूसरी बांह से चट्टान को मजबूती से पकड़ा और अपने पैरों से उसे नीचे धकेल दिया। उसकी पकड़ ढीली हुई और एक चीख के साथ वो नीचे गिर गया। मैंने उसकी आकृति को कोहरे और पानी की धारा में गायब होते देखा। राइकेनबर्ग फॉल्स ने उसे निगल लिया। मैं कुछ पल तक वही लटका रहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हुआ। मेरी बाहें दर्द से चीख रही थी और मेरा शरीर थकान से कांप रहा था, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचा और उस संकरे रास्ते पर लेट गया। झरने की ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी और मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं सचमुच बच गया हूं। कुछ देर बाद मैं उठा और अपने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, ना मोरियाटी, ना उसके गुंडे, सिर्फ मैं था और मेरे सामने प्रकृति की विशालता। मैंने अपने बैग से वो पत्र निकाला जो मैंने वॉटसन के लिए लिखा था। मैंने उसे फिर से पढ़ा और फिर उसे एक चट्टान के नीचे रख दिया। अगर कोई मुझे ढूंढने आएगा तो उसे ये मिलेगा। लेकिन तभी मुझे एक आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर पीछे देखा। कोहरे में एक और आकृति उभरी। ये मोरियाटी नहीं था, ये उसका कोई गुंडा था। शायद उसका सबसे भरोसेमंद आदमी कर्नल सेबेस्टियन मोरन। मैंने उसे पहचान लिया। वो एक शिकारी था और उसके हाथ में एक राइफल थी। मैं समझ गया कि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। मोरियाटी भले ही मर चुका हो, लेकिन उसका जाल अभी भी बचा हुआ था। मैंने तेजी से सोचा, मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं यहां रहकर उससे लड़ूं, या मैं भागूं और अपनी जान बचाऊं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और हवा में एक गोली चलाई ताकि वो एक पल के लिए चौंके। फिर मैं उस संकरे रास्ते से नीचे की ओर दौड़ा। मेरे पीछे से एक गोली की आवाज आई और चट्टान के टुकड़े मेरे पास से उड़ गए। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं पहाड़ी की ढलान पर फिसलता हुआ नीचे की ओर बढ़ा, जब तक कि मैं कोहरे में गायब नहीं हो गया। मैंने म्यूरिंग की ओर वापस जाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय मैंने पहाड़ों के बीच एक छिपने की जगह ढूंढी। मुझे पता था कि मोरन और बाकी लोग मुझे मरा हुआ समझेंगे। राइकेनबर्ग फॉल्स के किनारे पर मेरे जूते के निशान और वो पत्र उन्हें यही बताएगा कि मैं नीचे गिर गया हूं। अगले कुछ दिन मैंने पहाड़ों की शांति में बिताए। मैंने अपने पुराने कपड़े उतार दिए, एक स्थानीय चरवाहे से थोड़ा खाना लिया और अपने अगले कदम के बारे में गहराई से सोचने लगा। मोरियाटी अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका अंधकारमय साम्राज्य अब भी जिंदा था। मुझे वापस लंदन लौटना था, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे ये यकीन कर लेना था कि वाटसन और मिसेस हडसन पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने तय किया कि फिलहाल दुनिया को यही मानने दूंगा कि मैं मर चुका हूं। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, एक अवसर खुद को फिर से खोजने का। कहते हैं कि तिब्बत में कई रहस्य छिपे हैं और शायद वही जाकर मैं अपने उलझे हुए विचारों को शांत कर पाऊं। कई हफ्ते बीत गए। मैं अब स्विट्जरलैंड से दूर एक छोटे से शांत शहर में था, जहां मुझे एक स्थानीय अखबार मिला। अखबार के पहले पन्ने पर छपी थी शर्लॉक होम्स की मौत राइकेनबर्ग फॉल्स पर। मैंने खबर पढ़ी। उसमें वाटसन ने मेरे लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिखी थी। हर शब्द में उसके दर्द और सच्ची दोस्ती की झलक थी। मैंने लेख खत्म किया और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अलविदा वाटसन, मैंने धीरे से कहा, हम फिर मिलेंगे। मैंने अखबार को एक ओर रखा और अपने सफर की ओर बढ़ गया।
मोरियार्टी के साथ मेरा खेल खत्म हो चुका था, लेकिन मेरी कहानी अभी बाकी थी। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स दी फाइनल प्रॉब्लम। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।